अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स को। ये वाला जो टॉपिक है ये कवर अप करेगा फर्स्ट ईयर की बायो का जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में जो प्रोटीन की डिस्कशन होगी। दूसरा जो इंटर की केमिस्ट्री है जो कि हम चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है इसको कवर अप करेगी। थर्ड वन इज़ डेट, ये ए लेवल्स की मैं साथ साथ चलाता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में ए लेवल्स, तो ये तीनों के तीनों को कवर अप करेगी। एंड साथ साथ जो है एनसीईआरटी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डीप के अंदर लिखा हुआ है, डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी का बच्चा सिर्फ ओवरव्यू ले सकता है इस वीडियो का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़्यूटर एन इफेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो इस वीडियो के अंदर बात नहीं की जाएंगी। ठीक है, ये सिंध बोर्ड वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि उनके करिकुलम के हिसाब से चलाया जा रहा है, बाकी नॉलेज के हिसाब से बहुत परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे जो हैं मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, एंड उनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना है। इसी तरीके से वन ऑफ देम वी हैव लिसन अबाउट प्रोटीन्स, हमने प्रोटीन के बारे में सुना है कि प्रोटीन भी क्या है, बायोमालिक्यूल्स हैं। बहुत नाम सुना है हमने इसका कि प्रोटीन्स, ये हमारा जो है राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्या है? मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े वाले मालिक्यूल्स। ठीक है, एंड वो क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल एंड इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा वाइटल ये जो है ना कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। एलेवेल्स की बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखती है इसके बारे में। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ मैक्रो मालिक्यूल इन लिविंग सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इंतहा ही इम्पोर्टेंट है, मोर देन 50%। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा ये समझें, हमारे पास जो सेल होता है, अब सेल के अंदर जो होता है वो होता है H2O, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है वाटर। आप इस साइटोप्लाज्म की जो वाटर है इसको एवापोरेट करवा दें, मतलब पानी को गायब कर दें ना, पानी को साइड कर दें। बाकी जो चीज़ें मौजूद होंगी इसके अंदर, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, मालिक्यूल्स वगैरह जो कुछ भी है, उनमें से जो 50% है ना वो है प्रोटीन्स। मतलब 50% प्रोटीन्स पाए जाते हैं ड्राई मास सेल का ड्राई मास, वो मास जिसके अंदर वाटर ना हो, जो ड्राई मास होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, वो 50% प्रोटीन होता है। इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये वाइटल फंक्शन जो है प्ले करता है। सबसे मशहूर प्रोटीन जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है एंजाइम्स। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। एंजाइम्स का काम क्या है? किसी भी रिएक्शन को बूस्टअप करना, फास्ट करना। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर काम ही एंजाइम्स कर रहे हैं, तोड़ फोड़ का, बनावट का सारा काम। उसके बाद प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन पर जो चैम्बर बने हुए होते हैं ना, चैम्बर, प्रोटीन के चैम्बर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन के चैम्बर लगे हुए होते हैं, जहाँ से जो मालिक्यूल्स हैं एंड जो आयंस हैं, जो भी कंपाउंड्स, जो भी चीज़ें हैं, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र करनी होती है, ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। मतलब जिस चीज़ को बाहर से अंदर जाना होता है तो ये इस चैम्बर में से, प्रोटीन चैम्बर से पार होकर जाता है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वर्किंग करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में से जो हमारे पास आ जाते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स तो एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, आपने पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं। हार्मोन मतलब क्या? सिग्नल देते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करवाना होता है कि भाई ये चीज़ हो गया है, तूफान आ गया है, फलाना ठिकाना कुछ भी हुआ है, उसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं? सिग्नल भेजते हैं ग्लैंड को, क्या जो है ना वो ऑर्गन को, ठीक है, टारगेटेड ऑर्गन को, फिर वो क्या करता है? रिलीज़ करता है, वो वर्किंग स्टार्ट करता है। सो एग्जाम्पल क्या है हार्मोन्स की? इंसुलिन हो गई जो कि ग्लूकोज मेंटेन करवाती है, ग्लूकागोन हो गई, ये क्या है? प्रोटीन्स है। ये जो हार्मोन्स है ये प्रोटीन्स हैं।
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्किंग में आता है हेमोग्लोबिन, सबसे ज़्यादा मशहूर, मायोग्लोबिन, ये प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो आपके जो पाई जाती है, एच बी, जिसे आप कहते हैं ना यार एच बी कम है, 8.9, 7.88, 11.1 है, ये क्या है? हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है। ये जो प्रोटीन है इसकी कंसनट्रेशन है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज़ हो गई। एंटीबॉडीज़ क्या है? जो कि अटैक करती हैं, कोई भी एक बाहर से बैक्टीरिया आ जाता है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर अटैक करती हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास जो है और बहुत सारी जो है ना प्रोटीन्स हैं जो कि सारे फंक्शंस निभा रही होती हैं। अब पहली बात, प्रोटीन जो है ना मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बात जहन में रखिएगा। तो इट मीन अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो यानी ये बहुत सारे, मतलब ये किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। मैक्रो मॉलिक्यूल है तो ये किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, मीन्स इसके कोई ना कोई छोटे से छोटे मोनोमर होंगे जो आपस में जुड़े होंगे। छोटे से छोटे मोनोमर होंगे जो आपस में क्या होंगे? ऐसे लिंक में जुड़े होंगे। एंड उसके बाद ये इस वाले पार्ट को हमने कहा होगा कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास चीज़ आई है प्रोटीन। ओके, सो ये मोनोमर छोटे छोटे यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है? इन बेसिक यूनिट्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट होते हैं वो होते हैं मोनोसेकेराइड, इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, यही बनाते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। तो सवाल ये आता है अमीनो एसिड होता क्या है? अमीनो एसिड होता क्या है? तो इसको यहाँ से करो इरेज, फिर से इसको जो है ना समझो। अमीनो एसिड का नाम ही बता देता है स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन, एक मॉलिक्यूल है, कैसे मिलकर बना है ना, ये सवाल ये आता है। ये क्या? अमीनो एसिड का लफ्ज़ हमें ये बताता है अमीनो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक इसके अंदर अमीन ग्रुप पाया जाता है NH2, दूसरा ये जो चीज़ है ये वाली बताती है यहाँ पर एसिडिक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है इसके अंदर। एक NH2, एक COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन एटम के एक तरफ अटैच होता है C OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर अटैच होता है NH2 अमाइन ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पर रेडिकल अटैच होता है। यहाँ पे R ग्रुप क्या है? यहाँ पे कोई भी चेन हो सकती है, छोटी बड़ी, ठीक है। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है FG, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये R ग्रुप है। ठीक है। एक मज़ेदार सी बात, एक मज़ेदार बात, सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स है ना, उनका ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमेशा सेम होगा। ये वाला पार्ट हमेशा सेम होगा। ये वाला पार्ट, जो फ़र्क आएगा ना वो आएगा सिर्फ इस R वाले पार्ट पर। वो कैसे आएगा R वाले पार्ट पे फ़र्क? कि R जो ग्रुप है, ये जो रेडिकल ग्रुप है, ये चेंज होता रहेगा, तो अब जो अमाइनो प्रोटीन बनता रहेगा वो अलग बनता रहेगा, वो अमाइनो एसिड अलग होगा, ठीक है। अगर R डिफरेंट है, R चेंज है, तो अमीनो एसिड क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो कोई और अमीनो एसिड होगा, ठीक है। तो मतलब अमीनो एसिड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब देखें, हमारी बॉडी के अंदर हमें तकरीबन 300 से 400, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 300 से 400 अमीनो एसिड हम निकाल चुके हैं। तो इन 300-400 में फ़र्क क्या है आपस में? 300-400 का ये वाला जो हिस्सा होगा वो सेम होगा, डिफरेंस होगा इस R वाले पार्ट पर, ये डिफरेंट होगा। तो मतलब ये चूज़ करता है कि ये अमीनो एसिड किस टाइप का होने चाहिए, मतलब इसका नाम क्या होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब बिहेव तो है लेकिन ये कौन सा होगा अमीनो एसिड। ओके, अब मैंने ये बात की
कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। अब आगे ये पढ़ना होगा ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज़ ये पढ़ें इधर, सादा तरीक़ेकार से यहाँ पे आप पढ़ें बॉन्ड फार्मेशन, इनकी बॉन्ड की कैसे फार्मेशन होती है। सिंपल ये है कि यहाँ पर COOH पाया जाएगा, यहाँ पर NH2 पाया जाएगा। अब होता ये है कि जब भी दो चीज़ों को हमने प्लस करवाना होता है तो H2O का रिमूवल होता है, H2O रिमूव होता है, मतलब पानी ने तो निकलना होता है, इस पार्ट H2O ने निकलना है। अब कैसे निकलेगा, सिंपल COOH क्या है, COOH डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का एक H, NH2 का एक H निकल जाता है। यानी इस वाले पार्ट से यहाँ से जो चीज़ निकलती है वो होता है H, और इस वाले पार्ट से जो चीज़ निकलती है वो होती है OH। तो ये इन दोनों का मिलाकर जो चीज़ निकलती है वो क्या होती है, वो होती है H2O। मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो H2O का रिमूवल होना है। तो अब ये जुड़ेंगे कैसे आपस में, देखें एक में से OH निकलेगा, एक में से अमीन ग्रुप में से H निकलेगा, हाइड्रोजन। तो सिंपली ये इस तरीके कार से जुड़ेंगे कि ये कार्बन का कार्बन वही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वही, ये इस वाला NH2 यहाँ रहा और ये R यहाँ रहा। अब ये इसका स्ट्रक्चर COOH का क्या स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड OH होता है स्ट्रक्चर, और दूसरा वाला कंपाउंड बना NH2 का कैसे होता है, NH यहाँ पर H यहाँ पर, और कार्बन H यहाँ पर COOH R। ये दोनों अब क्या होगा, एक में से यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो बाहर निकल गए, वो तो यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों चीज़ें नहीं मौजूद है यहाँ पर, तो होगा ये कि ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन का एक लिंकेज बनेगा। वो लिंकेज ऐसे बनेगा कि नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो CN का, कार्बन और N का एक लिंकेज बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, एक लिंकेज बनता है। इस लिंकेज को हम कहते हैं नाम पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में बना था ग्लाइकोसाइडिक, ऑक्सीजन जोड़ रहा था, और यहाँ पर जो अमीनो एसिड के बिटवीन बन रहा है वो है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब ये तो दो अमीनो एसिड्स है ना, अमीनो एसिड A, अमीनो एसिड B, में भी ये R इसका अलग हो, दोनों अलग हो, इट डजेंट मीन कि A और B सेम में अलग अलग हो शायद से। अब दो का तो बन गया, अब तीसरा कैसे आके जुड़ेगा, अब C को ले आओ वो भी जुड़ जाएगा। C को लाने का मतलब क्या है, सिंपली आप एक C पार्ट को ले आओ, और यहाँ से क्या होगा, C पार्ट में क्या होगा, इधर H अटैच होगा ना ऑलरेडी। अब होगा क्या, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, OH निकला और यहाँ से H निकला,
तो फिर से एक और बॉन्ड बन जाएगा इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऊपर की तरफ डबल बॉन्डेड है ना भाई। तो ये एक और लिंकेज बन गया, पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पर भी था पेप्टाइड, यहाँ पे भी बन गया पेप्टाइड। तो जितने अमीनो एसिड्स आते जाएंगे उतने पेप्टाइड लिंकेज बनते जाएंगे। 4 आ गए, 5 आ गए, तो मतलब यहाँ पे एक पेप्टाइड, 2, इस स्ट्रक्चर के 2 पेप्टाइड हैं। अगर 3 4 5 6 हों तो कितने पेप्टाइड होंगे? तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, जहाँ पर 2 से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज बनते जाएं, डेट इज पॉलीपेप्टाइड। ये इस तरीके कार से जो है आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। अब ए बी सी जो तीनों जुड़े हैं वो डिफरेंट तरीके कार के मालिक्यूल हैं। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तीनों डिफरेंट है। तो ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, बी ने सी के साथ बनाया, ये एक अमीनो एसिड है या एक प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड तो नहीं हुआ ना, ये प्रोटीन है। अब बी ए सी भी एक प्रोटीन होगा। क्या ये दोनों सेम प्रोटीन होंगे? क्या ये दोनों सेम प्रोटीन होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों डिफरेंट होंगे, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन होंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज है। देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये बी के साथ जुड़ा हुआ है और बी सी के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है बी कोने में है, सी कोने में, ए दोनों के साथ जुड़ा है। यहाँ पर ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर बी दोनों के साथ जुड़ा है और नीचे वाले में ए दोनों के साथ जुड़ा है। तो मतलब टोटली दोनों अलग अलग प्रोटीन्स हैं। मतलब ऑर्डर मैटर करता है, किस तरीके से क्या चीज़ ऑर्डर है। ठीक है, सो इस तरीके कार से आपको पता चलता है कि क्या चीज़ है। अब ये बनते कैसे? ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बीच में आप बॉन्ड लगाते जाएं। ऐसा नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं बनाया जाता। आप सिंपली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के खातिर आप सीधा बना देते हैं। हकीकत में लिंकेज ऐसा बनता है। हकीकत में लिंकेज जो होता है ना ऐसा बनता है। क्यों? मतलब सीधा सीधा स्ट्रक्चर नहीं बनता, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? देखें, सिंपल सादा सी बात है कि ये स्ट्रक्चर है ना अमीनो एसिड्स के, इसको कॉपी करें आप, सादा सी बात है। ये टेढ़ा क्यों स्ट्रक्चर होता है? ये इस वजह से अलग होता है स्ट्रक्चर। देखें, कि ये आर है, ये ए बी सी दोनों अलग है, यहाँ पर आर अलग अलग है। यहाँ पे कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ओ एच, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, सी ओ एच, कार्बन, कार्बन। तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाता है, जो कि कार्बन का हो, कार्बन का हो, कार्बन का हो, कार्बन का हो। तो एक कॉम्प्लेक्स, एक हैवी स्ट्रक्चर बनता जाता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो कार्बन रेडिकल है, ये इस वाले के साथ इंटरेक्शन में आ रहा होता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने तरफ खींचेंगे इस चेन को। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, थोड़ा रिपेल करेंगे और ये चेन है ना, चेन ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ मुड़ेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी, जहाँ से जो है रिपल्जन मिनिमाइज हो। देखें, चेन अपने आप की जो रिपल्जन है उसको मिनिमाइज करेगी। रिपल्जन, रिपल्जन क्या करेगी? मिनिमाइज करेगी। तो इस वजह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, जैसे रिपल्जन जो है मिनिमाइज हो जाए। दूसरी बात, एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रखें, क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की बात है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में।
सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होती है, आप रोटेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड को, और पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं होती, नो रोटेशन एट ऑल। इट मीन्स आपके पास एक लोन पेयर यहाँ पर अटैच है, लिंक्ड है, ओवरलैप्ड है, ठीक है, दूसरे एटम से, और पाई बॉन्ड बने हुए, ये अपने आप को स्लाइडली इस डायरेक्शन में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रोटेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड अपने आप को रोटेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है वो टूट जाएगा, ये फर्स्ट की बात है। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेटेबल है, तो मैक्सिमम मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर रोटेशंस भी आ जाती हैं कहीं कहीं जगहों पर। रोटेशंस की वजह से जो चेन है, जो चेन का स्ट्रक्चर है थोड़ा सीधा है, थोड़ा मतलब वैसे नॉर्मल हल्का फुल्का हो जाता है। जब ये चेन बड़ी होती जाती है और चीज़ें आ रही होती जाती हैं, बड़ी होती जाती है, देखिए ये प्रोटीन बनती जाती है, बड़े प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनते जाते हैं, तो इसके अंदर इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जो स्पाइरल, ऐसे जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो घूमने वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, या ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनता है, जैसे शीट वगैरह या कोई जो डीएनए का स्ट्रिंग हो, इसका ऐसे जैसा स्ट्रक्चर जो है ना वो बनता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब बड़ी बड़ी चेन होती जाती हैं, अट्रैक्शंस आती हैं उनके बिटवीन, आइन आइन डायपोल कुछ जो है इंड्यूस होती हैं, कुछ होता रहता है, आयनिक इफेक्ट्स होते हैं, उस वजह से जो है वो अपने आप को जो है आगे पीछे कर रही होती हैं, ठीक है। सो हम अपनी बुक को थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन में सिंपल क्या है कि ये मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, एंड ये जो हैं क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, और फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड यानी वक्र होना। थ्री डायमेंशनल कन्फिग्रेशन क्या है, मैंने आपको जो बताया है, ये क्या होता है, सीधी सीधी चेन नहीं होती, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अगर ये इसके अंदर ऐसे चेन ऐसे गोलाई बनती जाए, ऐसे बनती जाए, या शीट्स बनती जाए, हालांकि गोलाई को हम ऐसे, जो गोलाई है डीएनए की तरह, जो आरएनए की गोलाई होती है ना, हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है, और उसके बाद ऐसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है घूमता जाए, तो ये होता है टर्शरी, थ्री डायमेंशनल कन्फिग्रेशन क्रिएट करता है, जो कि एंजाइम्स के अंदर होती है। सिंपली एग्जांपल के लिए आपने हैंड फ्री देखे ना, हैंड फ्री, उसकी सीधी तार ले लो, यहाँ सीधी तार ली हुई है, आपने जैक बनाया हुआ है सिंपल, तो हैंड फ्री को जब आप सीधा करके पॉकेट में डाले, खुद ब खुद ये क्या करेगी, ये ऐसे वक्र लेके ये तार यहाँ से ऐसे जाएगी कर लेगी, तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वाइटल है लाइफ के लिए। ठीक है, दूसरी बात, ये ज्विटर आयन की जो मैं बात कर रहा था, मुझे अभी नज़र आई, यहाँ पर ज्विटर आयन का नाम दिया हुआ है, और हालांकि एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ज्विटर आयन को, उन्होंने तस्वीर कहीं से छापी हुई है कि स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का क्या होता है और ज्विटर आयन क्या क्या चक्कर होता है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको स्किप करवाऊँगा, ये चीज़ मैं नहीं आपको बताऊँगा ज्विटर आयन का क्या चक्कर है क्या नहीं है, मुझे इस पंगों में नहीं पढ़ना, मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा बिल्कुल। हाँ, ज्विटर आयन सिंपली आप एनसीईआरटी जाके पढ़ लो, वहाँ पे आपको मिलेगा। वो एट ए टाइम इसका जो है डबल इफेक्ट होता है, ड्यूअल होता है, एंड आई डोंट थिंक सो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 22 टाइप है अमाइनो एसिड्स की, अल्फ़ा का क्या चक्कर है, बीटा का क्या चक्कर है, वो समझाऊंगा, थोड़ा वेट करो। कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था COOH का, ठीक है। इनके बिटवीन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी चेन्स होती है, उनके बिटवीन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है, जो कि CONH का होता है।
CONH का कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, लेकिन वो कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो CONH। स्पेसिफिक अरेंजमेंट और सीक्वेंस जो है ना वो डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोटीन का। मतलब अगर जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो अलग है तो अलग प्रोटीन बनाया जाएगा। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड बी है, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा, नेगेटिव H2O, मतलब पानी निकला है यहाँ से -H2O, तो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा इनके बिटवीन। ठीक है, इनके बिटवीन एक लिंकेज बनेगा पेप्टाइड, कार्बन नाइट्रोजन के बिटवीन, और ये जो पूरा पार्ट है ये कहा जो है कहलाया जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने किस्म के होते हैं, क्लासिफिकेशन इसको हमने कितने ग्रुप्स में डाला हुआ है उनके फंक्शन के ऊपर, कि उनका काम क्या है, किस तरीके से वो किन किन ग्रुप्स में आते हैं। पहला है कैटालाइटिक प्रोटीन्स। कैटालाइटिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, जो कि रिएक्शन को बूस्टअप करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जोड़ते हैं। अब एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, कैसे, अल्टरनेटिव पाथ बनाकर वो हमारे रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीडअप और फास्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बायो कैटलिस्ट हैं। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल बताया हुआ है सिंपली, गले से लेकर जो नीचे वाले जो खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर खाना खाता है, मतलब डाइजेस्ट हो रहा होता है, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हो रहे होते हैं ना, जो डाइजेशन वाले, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, ये वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है प्रोटीन एग्जाम्स की, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ेगा इसके मोनोमर में, प्रोटीन को अब इसके अपने मोनोमर की अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ेगा। ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, वो स्टोरेज करते हैं आयंस की, मेटल आयंस की, न्यूट्रिशंस की, जब भी नीड पड़े वहाँ से। एग्जाम्पल अल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोबुलिन हो गई, कैसीन हो गई। एक और एग्जाम्पल है जो कि मुझे याद है, वो है हमारे पास फेरिटन, वो है फेरिटिन की एग्जाम्पल। फेरिटिन क्या करती है, वो करती है आयरन को स्टोर, ये भी स्टोरेज प्रोटीन है, तो इसका ये काम होता है। चौथा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन और दूसरी सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करते हैं, यानी फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनको असिस्ट करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार। ठीक है, जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब ब्लड स्ट्रीम क्या, ब्लड गुजर रहा होता है, वहाँ पे सेल्स होते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। हेमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है इसका हेमोग्लोबिन का, एंड ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है एंड बॉडी के रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचाती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। रेगुलेटरी एंड हार्मोनल प्रोटीन्स, ऑब्वियसली मैं बता दिया ये क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल में आ गया आपके पास इंसुलिन, ग्लूकागोन। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसा कि मैंने बताया, जो स्ट्रक्चर होता है इनके बिटवीन इंटरेक्शंस होती हैं, थोड़ी चेन टेढ़ी होती है और बहुत सारी बड़ी चेन आ जाती है ना, तो उनके अंदर कुछ अलग तरीके का पैटर्न मिलता है, ऐसा ऐसा, या शीट जैसा ऐसा प्रोटीन का ऐसा जो है ना आपको पैटर्न मिलता है। तो ये कैसे होता है, तो ये स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की उनके स्ट्रक्चर पर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन जैसा, टर्शियरी हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, तो ये ऐसा कैसा क्यों अलग अलग जो होता है इनका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल इसको समझने के लिए आपको, ऑब्वियसली मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड बता दिया है, पाइप बॉन्ड बता दिया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनता है ना, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे 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 ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होगा। लेकिन यही चीज़ बढ़ती जाएगी, इंटरेक्शंस बढ़ते जाएंगे, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, सीधा सीधा प्राइमरी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब ये ज़्यादा आते जाते हैं, ये बहुत बड़ा चेन बनता जाता है, तो इसके अंदर रोटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा रोटेशंस ऐसी कैसी आती हैं, स्पाइरल आ जाती है। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, घूम सकता है ना, मतलब टेढ़ा ही
तो यहाँ पर इस वाले को ये वाला अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल, इस वाले को ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपनी एक शेप पकड़ेगा, और वो शेप कैसी होगी, पॉली प्राइमरी स्ट्रक्चर की शेप क्या होगी, वो कन्वर्ट होती जाएगी इसके अंदर, ये बनता जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब क्या होता है इसके अंदर, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा सांवला सा स्ट्रक्चर है, कोई मसला नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो है ना बड़ी चेन लगी हुई है यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं, छोटे छोटे लाइसिन, ग्लूइन, थ्रोइन, ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, सीधा सीधा थोड़ा सा टेढ़ाइयाता ही है, लेकिन ये स्पाइरल स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्पाइरल कैसे बनता है, यहाँ का ये जो सेरेनिन है यहाँ के इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाला सिस्टीन यहाँ पे सिस्टीन के साथ करेगा, ये वाला इसके साथ लिंकेज करेगा, यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, यहाँ पे इनके बिटवीन बॉन्ड बना, इसके बिटवीन हो गया, इस सिस्टीन सिस्टीन के बिटवीन जो है डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा। तो ये क्या बनेगा, इनके बिटवीन क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन आती है, इंटरेक्शन आती है, तो ये खिंच जाती है, थोड़ा टेढ़ाई होती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है स्पाइरल शेप के अंदर या बीटा प्लेटेड शेड्स के अंदर। ये ऐसे बन जाती है, ऐसे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो एक जो कार्बन होता है ना यहाँ पर, ये देखें, ये वाला इसका क्या होगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर होगा, इस वाले का होगा NH इस साइड पर। इन दोनों के बिटवीन कुछ इंटरेक्शंस होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर आयनिक चार्ज होता है, पॉजिटिव इसके ऊपर आता है, नेगेटिव इसके ऊपर आता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, और पॉजिटिव NH क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इंटरेक्शन अपेयर होती है। तो उस इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा बॉन्ड बनता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ी टेढ़ाई आती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे COOH NH के साथ, यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के साथ, ये जो इंटरेक्शन होती जाएगी, आगे आगे बढ़ती जाएगी, और ये चलता जाएगा, और ये इस टाइप की जो है ना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती जाएगी। आपने कभी सीढ़ियाँ देखी होंगी हेलिकल, ऐसे 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 चढ़ रही होती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स। ओके, अब कहीं कहीं पर क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है, ऐसी शीट्स जो कि ऐसे बनती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी इंटरेक्शंस होते हैं, एंड उन इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह फलाना ठिकाना, तो उसकी वजह ये जो है शीट्स की लेयरिंग बनती है, और लेयरिंग ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। ओके, ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसको हम पढ़े, ये लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की प्रोटीन चेन के अंदर, प्राइमरी के अंदर। दिस सीक्वेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल शेप एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ABCDE, एक और है 5 कार्बन का, ये 5 अमीनो एसिड का है, और ये भी 5 अमीनो एसिड क्या है, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ तो अमीनो एसिड सेम है, ये EFABC क्या सेम होंगे, या इसको चेंज कर दो, अब वो गलती हो गई, EFIJK, क्या ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी 5 अमीनो एसिड है, यहाँ पे भी 5 अमीनो एसिड है, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके जो अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे की चेंज है, इस वजह से ये अलग प्रोटीन है और ये डिफरेंट प्रोटीन है, दोनों डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस जो है ना इंपॉर्टेंट हो। अगर यहाँ से आई हटा के मैं यहाँ पर आई इधर रख दूँ और एफ इधर रख दूँ, तो ये पहला वाला नहीं रहेगा, कोई नई चीज़ बन जाएगी। ओके, इस वजह से इसका ओवरऑल शेप डिटेक्ट कर देता है, फंक्शन क्या होगा प्रोटीन का, सीधा सीधा।
सेकेंडरी क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट रिफर्स टू द फोल्डिंग पैटर्न इन पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन नियर बाय अमीनो एसिड। जो नियर बाय अमीनो एसिड होते हैं ना, एक का क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ अमीनो एसिड का, दूसरे का क्या होगा एन एच का, ठीक है। द टू सेकेंडरी कॉमन स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ये अल्फा हेलिक्स है, सादा सा बेचारा अल्फा हेलिक्स। ये क्या है, ये बेचारा है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। द स्टेबलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन NH एंड C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड। NH और इसके बिटवीन जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरेक्शन बनती है एंड ये इनको आपस में होल्ड कर देता है। ये आयनिक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस वजह से होता है H और ऑक्सीजन के बिटवीन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन हो, ओके। साथ साथ आयोनिक भी हो सकती है, मतलब आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, पार्शियल चार्जेस आ जाए इनके ऊपर तो ये उसके ऊपर भी आ सकती है। तीसरा आ जाता है ट्रेशरी। देखें ये सीधी सीधी चेन थी, ये आगे जाके क्या हुआ, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी में, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया अल्फी। ये हीलिक्स वाला पार्ट है, ये बीटा वाला पार्ट है, बीटा प्लेटेड शीट्स। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल यही स्ट्रक्चर आगे जाता जाएगा, ऐसे ऐसे करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा। तो ये हैंड फ्री, इसको समझो, जब आप जेब के अंदर इस चीज़ को डालोगे तो क्या होगा, ये घूम जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर का घूमना है, देखें घुमावट हेलिकल अलग है और ऊपर से ये चीज़ अलग घूम कर बनी है, तो ये होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी, और एंजाइम्स का भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। क्यों, क्योंकि 3D होता है। 3D के अंदर क्या होता है, जहाँ पर कहीं कहीं पर जो है ना स्पेस बन जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पे स्पेस बन जाती है जिसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स, एंजाइम की एक्टिव साइड होती है, तो यहाँ पे आके सबस्ट्रेट, यहाँ पे स्पेस बन जाती है, पॉकेट, छोटी सी पॉकेट खुद ब खुद। इस पॉकेट के अंदर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है और ये एंजाइम वर्किंग में आता है। वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है 3D। ये सब क्यों स्ट्रक्चर होता है, 3D की फॉर्मेशन क्यों होती है, स्टेबल क्यों रहता है। इनके अंदर कुछ चीज़ें, साल्ट ब्रिज है, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज है, सल्फर सल्फर के बिटवीन, सिस्टीन सिस्टीन के बिटवीन, वंडरवाल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मायोग्लोबिन के पास जो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल हैविंग फोल्डेड एंड रीफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, यानी घूमी घुमाई चीज़ आपने हैंड फ्री डाल दी है जेब के अंदर, अब घूमेगी फिरेगी उस तरीके से। स्टेबल क्यों होता है मालिक्यूल, इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, ये 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं कैसे पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि इट इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मालिक्यूल एंड फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स। अल्फा अल्फा बीटा बीटा का जो इंटरेक्शन होगा, अब ये सीधी चेन हो भले घूमी पड़ी हो, देखें प्रोटीन की चेन है, इनका 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो प्राइमरी होगा, या इसका सेकेंडरी होगा 2 डिग्री होगा, या टर्शियरी होगा। स्ट्रक्चर सिंपल। लेकिन क्वार्टनरी अलग चीज़ है। क्वार्टनरी क्या है, क्वार्टनरी 3 से ज़्यादा, मतलब 4 प्रोटीन की उस जो चेन है उनका मिक्सचर होता है। मतलब आपके पास अल्फ़ा चेन है, सेकेंड 2 डिग्री में अल्फ़ा एंड बीटा, तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा।
तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा का ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। ये आपस में मिलके क्या करेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ये एक बना, दूसरा, तीसरा। तो ये 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा की चेन होती है किसके अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन। तो ये होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक का क्या होता है, घुमाओ फिराओ एडिशन होती है, चौथा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन है जिसके अंदर 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। ठीक है, सारा आपने पढ़ लिया, लेकिन ये 4 चीज़ें नहीं पढ़ी, इनको अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ी देर के बाद। सादा सी ज़बान के अंदर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को अगर आप डिफ़ाइन करें तो उसको आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए 3 किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, तो क्या होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो अल्फ़ा एक चेन है, अल्फ़ा, बीटा चेन है, ठीक है, ऐसी 2 चेनें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन हो, मतलब 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड के लिंक हो। ठीक है, तो ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक गुच्छे की तरह मिलते हैं आपस में ना, ये से ऐसी 4 चेनें आपस में मिलेंगी। तो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉली चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड की 3 से 4 चेन्स हैं। तो जब डिफरेंट टाइप की मेनी चेन्स आपस में मिलेंगी ना, जब डिफरेंट टाइप हो या ना हो, लेकिन जब मेनी चेन्स आपस में मिलेंगी, 2 चेन हो, 3 चेन हो, 4 चेन हो, 4 चेन का मालिक्यूल एक मशहूर है, वो है हेमोग्लोबिन। तो ये जो चारों चेन्स बनेंगी, इनके बिटवीन इंटरेक्शंस आएंगी, इनके बिटवीन बॉन्ड्स आएंगे, इनके बिटवीन जो है वंडरवाल फोर्सेस आएंगी, तो वो अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कर देंगी। तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, वो एक कंटिन्यू, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यू स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो मालिक्यूल्स के अमंग जो फोर्सेस होती हैं चेन के अंदर, वो होती हैं ये इंटरेक्शन होती है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 4 चीज़ें हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज, साल्ट ब्रिज, वंडरवाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहली जो हमारे पास है वो है साल्ट ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। 2 मालिक्यूल है, बड़ी टर्शरी स्ट्रक्चर है ये मैंने जो पिक्चर उठाई है ये ओटर्स बायो ट्विटर यूट्यूबर चैनल से उठाई है। ठीक है, ये बता दूं मैं आपको, ये पिंक कलर के 2 मालिक्यूल हैं सिस्टीन के, इनके अंदर सल्फर पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग है। एक सल्फर इसका, एक सल्फर इसका, दोनों जब करीब में आते हैं एक बॉन्ड बनाते हैं आपस में, सल्फर सल्फर का बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सल्फर और सल्फर के बिटवीन बॉन्ड इंटरेक्शन आ जाती है, फोर्स आ जाती है, वो होती है डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, तो एक ये इंटरेक्शन आ जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर, ये वाले जो 2 मालिक्यूल्स हैं, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। कैसे, 2 अलग अलग चेन के कंपोनेंट्स है, एक एंड पर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन NO है, और दूसरी वाली के साथ क्या इंटरेक्शन के अंदर है, CH, ठीक है, सॉरी NO नहीं है, एक के साथ है C डबल बॉन्ड O, और जो है आपके पास एक के पास है NH। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन इंटरेक्शन होगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे O होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बिटवीन इंटरेक्शन बनेगी और ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक और फोर्स हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है आयोनिक। आयोनिक वो फोर्स होती है, आयोनिक जो बॉन्ड बनता है जिसको हम साल्ट ब्रिज भी कहते हैं। साल्ट इस वजह से क्योंकि आयंस का इंटरेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास 2 आयंस आ जाते हैं यहाँ पर, तो उनके बिटवीन इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, 2 चार्जेस हैं, प्योर चार्जेस हैं। ठीक है, तो उनके बिटवीन अट्रैक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उनके बिटवीन अमंग जो है आपके पास रिपल्जन। ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं।
NH3 ग्रुप्स होते हैं एंड एक और ग्रुप होता है COO, उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है, वहाँ पे चार्जेस अपेयरेंस होती है, ठीक है, चार्जेस का आना जाना हो जाता है। तो एक छोटा सा आयोनिक ब्रिज बनता है जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो पीएच में चेंज आता है ना, तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। इसकी पूरी गुफ्तगू होगी साल्ट ब्रिज की, ये वो बहुत बड़ी डिटेलिंग होगी, ठीक है। ज्वेटर आयन इफेक्ट है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें हैं, तो हमारे करिकुलम के अंदर नहीं है। आप खाली अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर एक आयन यहाँ पर है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, इनके बिटवीन अट्रैक्शन हो गई है, ठीक है, अट्रैक्शन हुई है, खतरनाक वाली नहीं हुई है लेकिन हुई है अट्रैक्शन, कुछ हद तक हुई है अट्रैक्शन। उसके बाद आ जाती है वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यहाँ पर कुछ मालिक्यूल्स हैं जो कि वाटर हेटिंग है, ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिक है। तो ये सारे के सारे जो मालिक्यूल्स हैं ये वाले एरिया के अंदर हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या करते हैं आपस में आकर कुछ सच ए काइंड ऑफ इंटरेक्शंस करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बनाते हैं, तो इसको कहते हैं वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसी को वंडरवाल्स फोर्स का हमारी बुक नाम दे रही है, हालांकि ए लेवल्स कह रही है वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन यहाँ पर नॉन पोलर के बिटवीन से यहाँ पर बन रही हैं, तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, आपके इस स्ट्रक्चर को, टर्शरी को। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रॉपर्टीज क्या है, खुसूसियत क्या है प्रोटीन्स की। पहली प्रॉपर्टीज, प्रोटीन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि डायपोलर हैं, दो पोलो वाले हैं, टर्मिनल अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड से, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर होना होगा तो, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक यानी क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकें। एम्फीप्रोटिक, ये एसिड बेस एंड आपके जब साल्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसकी टर्म में आप पढ़ के आ जाए, एम्फीप्रोटिक एम्फोटेरिक, दोनों काम कर सके। H2O क्या है, एम्फोटेरिक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन लूज भी करता है और जो है अपना OH ले भी लेता है। तीन अलग टाइप के एसिड बेस थ्योरीज हैं, ओके, इन दियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है। प्रोटीन एग्जिबिट्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द एलिबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड चेन रोटेशन। प्रोटीन क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड की चेन की रोटेट करती है। रोटेट क्यों करती है, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं अच्छे खासे, एंड अमाइनो एसिड थोड़े टेढ़े मेढ़े बनते, तभी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलता है आपको। रोटेशन ना हो तो आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर ना मिले, तकरीबन सीधा मिले, घूमने की तो गुंजाइश ही ना हो ना। कुछ प्रोटीन होते हैं कुछ कलर्स के अंदर पाए जाते हैं, जब वो हेमोग्लोबिन का कलर होता है वो रेड होता है, देखें, जब आयरन के साथ कुछ आके बाइंड होता है ऑक्सीजन वगैरह ये वो, ठीक है, बाइंडिंग होती है, ठीक है, तो बाइंडिंग के बाद कुछ कलर बनता है, कुछ कलर शो होता है, वो कलर किसी का रेड होता है, किसी का लाइट ब्लू वगैरह। प्रोटीन्स का क्या होता है, कलर भी आपको दिखाते हैं, हेमोग्लोबिन रेड दिखाती है, आपके ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। प्रोटीन्स क्या है, थर्मली स्टेबल हैं, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्टर्ब बाय हीटिंग। प्रोटीन तकरीबन थर्मली स्टेबल हैं, लेकिन आप टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएं, अच्छा खासा चेंज कर दें पीएच के अंदर एंड हीटिंग के अंदर, तो उनकी जो शेप है वो तब्दील हो जाती है। तभी तो कहते हैं आप इंजाइम्स को ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। इंजाइम्स को ज़्यादा टेम्परेचर पे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका मसला ये होता है वो हीट देने से उनका जो शेप है वो तब्दील हो जाता है, उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो तब्दील हो जाती है और वो काम नहीं करता। पीएच के अंदर चेंजेस आएंगे, तो पीएच के अंदर चेंजेस आने की वजह से रिएक्ट जो है आपस में आयंस वगैरह आएंगे एंड जो है उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। डेट्स वाई प्रोटीन का जो है ना स्ट्रक्चर पूरा 19-20 हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हालांकि हम इस्तेमाल नहीं करते, लॉन्ग प्रोसेस से अलग अलग तरीक़ार है। अंदाज़ा ये है 1 ग्राम प्रोटीन आप जलाएं तो आपको कितनी मिलेगी, 4 कैलोरीज मिलेंगी, 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिल सकती हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज तक, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा, हमारे जो हार्मोन है वो प्रोटीन्स है, इंसुलिन हो गई वगैरह वगैरह, ये प्रोटीन्स हैं।
ये बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मींस कोई फंक्शन होते हैं, कोई वहाँ पर सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, उनको जो है ना वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि आपको ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, उसको लेवल के अंदर लाना है, वगैरह वगैरह। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह से लड़ती हैं, वो प्रोटीन्स हैं। इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारी की सारी क्या हैं चीज़ें, प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।